हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। तो विद्यार्थी, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो ज्योग्राफी है वह कंप्लीट हो चुका है। क्या है? हमारा जो ज्योग्राफी है वह कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं फिर से रिकॉल करूं आपको तो आप ज़्यादा ध्यान देंगे इस पे कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में एक जीके पोर्शन है जिससे आपके एग्ज़ाम में 20 प्रश्न इससे आने वाले हैं। कितने बाबू? 20 प्रश्न आने वाले हैं। और इस 20 प्रश्न को आपको करने के लिए कितने सब्जेक्ट को कवर करना होगा, जिसमें से आपका पहला आ रहा है हिस्ट्री है, उसके बाद आपका ज्योग्राफी है, और इसके साथ ही साथ आपको पॉलिटिकल साइंस है। इसके साथ ही साथ आपको करेंट अफेयर्स भी कवर करना होगा और कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको कवर करना होगा। ठीक है, इतने सारे पॉइंट को कवर करना होगा, तब जाकर आप मोटे तौर पे इन 20 प्रश्नों का हल कर पाएंगे और इतने के लिए अपने जीके सेक्शन को कवर कर पाएंगे, इसके सिलेबस को संपूर्ण तरीके से तैयार कर पाएंगे। तो सभी विद्यार्थी को मालूम है जो कि हमारे रेगुलर विद्यार्थी हैं, आपको मालूम है जीके सेक्शन में हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है। और कल ही मैंने बता दिया था कि आज से हम लोग हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग आज हिस्ट्री को पढ़ेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे। इतिहास में जितने भी मैं सिलेबस आपको दिया हूँ, जो भी चीज़ें मैं प्रोवाइड किया हूँ, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देखेंगे, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, जो पॉइंट्स है, जो कि उसे हम लाइनिंग करा देंगे कि आपको याद करने में सहायता मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अपने हिस्ट्री को आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लिख लेते हैं इतिहास। देखिए स्टूडेंट्स, आप जा रहे हैं इतिहास पढ़ने। क्या आपको मालूम है कि यह इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है? नहीं मालूम होगा। अधिकतर बच्चों को यह बातें मालूम नहीं होगा, जो कि आज आप जानेंगे। देखिए, सबसे पहले एक बात को ध्यान से सुनिएगा। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं इतिहास का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री का ही हिस्ट्री देखने जा रहे हैं हम। ठीक है, कभी कभी आपने सुने होंगे, बोलते हुए सुने होंगे कि चलो तुम्हारा हम इतिहास बता रहे हैं। वैसे ही आज हम लोग अभी इस क्लासेस के माध्यम से हम लोग अपने इतिहास जो सब्जेक्ट है या इसके इतिहास के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। थोड़ा सा देखेंगे जो आपके लेवल के लिए और आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, जो महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, देखिए, यह जो इतिहास है यह ग्रीक के लोग जो थे, इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते थे। यह जो इतिहास जो है हमारा, यह इतिहास आप देख रहे हैं, इसके लिए ग्रीक के जो लोग थे हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते थे। और उनके मध्य में हिस्ट्री का अर्थ बुनना या अनुमान होता था। ग्रीक के लोगों में हिस्ट्री का अर्थ होता था बुनना। क्या होता था? बुनाना या अनुमान होता था, अनुमान। ठीक है, अनुमान होता था, इसीलिए उन लोगों ने इतिहास को हिस्ट्री कहने लगा। एक बात और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ मोटे तौर पे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको मैं बता देता हूँ। अगर इतिहास हम लोग पढ़ने लगेंगे तो स्टूडेंट्स 1-2 क्लासेस तो हमारे इसी में बीत जाएगी। तो वैसा काम कुछ करना ही नहीं है हम लोगों को उतना ही पढ़ना है जितना से हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखिए, हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किसने किया था? देखिए, जो यह हिस्ट्री है, आप लोगों को मालूम है कि यहाँ के लोग, ग्रीक के लोगों ने हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, यह तो अच्छी बात है कि हिस्ट्री शब्द का प्रयोग ग्रीक के लोगों ने किया था, लेकिन ग्रीक के लोग किए थे, आखिर वह उस व्यक्ति का नाम क्या था जिन्होंने सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था? तो इस बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सर्वप्रथम, प्रथम बार हिस्ट्री शब्द नाम लेने वाले विद्यार्थी, जो व्यक्ति थे, उनका नाम था, देख लीजिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ध्यानपूर्वक, हेरोडोटस था। यह हेरोडोटस ने सर्वप्रथम सबसे पहली बार हिस्ट्री शब्द का नाम लिया था। ठीक है, किन्होंने? हेरोडोटस ने लिया था।
यह बातें आपको यहाँ से संपूर्ण तरीके से समझ में आ रही होगी। हिस्ट्री शब्द का नाम सबसे पहले, हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले सबसे प्रथम बार जो किए थे हेरोडोटस ने किए थे, ठीक है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में, हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, इनकी एक पुस्तक है, देखिए स्टूडेंट्स, जो प्रथम बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किए थे इतिहास के लिए, जिनका नाम था हेरोडोटस, और इनका एक पुस्तक था जिसका नाम था हिस्टोरिका। इनका जो एक बुक था, देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप नोट कर लेना। इनका जो बुक था जिसका नाम था हिस्टोरिका, नाम था, क्या था, हिस्टोरिका नाम था, जिस पुस्तक में इन्होंने मेंशन किया था कि इतिहास के लिए सबसे प्रथम बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग मतलब हेरोडोटस ने किया था। इन्होंने अपने खुद के पुस्तक में यह बात का वर्णन किया है, ठीक है। क्या नाम था इस पुस्तक का, यहाँ से आप लिख लो, क्या है, हिस्टोरिका है, हाँ टोरिका, ठीक है, टोरिका है। यहाँ से आप ध्यानपूर्वक अच्छे से लिख लेंगे। हमेशा पीपीटी के माध्यम से समझने का कोशिश ना करें, आपके लिए लाभदायक रहेगा, ठीक है। कुछ ऐसे चीज़ों को आप अपने दिमाग में सेट करने का कोशिश करें कि ताकि आपका दिमाग जो है हमेशा गति के मुद्रा में रहे, ठीक है। देखिए, हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। यह जो हेरोडोटस जो आप देख रहे हैं, इनका नाम आप जो सुन रहे हैं, यह जो हेरोडोटस जो हैं, यह तो इनको हिस्ट्री का पिता भी कहा जाता है। किसको, हिस्ट्री का पिता भी कहा जाता है, इनको हिस्ट्री का पिता भी कहा जाता है। सर्वप्रथम आप सुनिए, इतिहास जो शब्द है, यह ग्रीक के लोगों ने इतिहास के लिए सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। उनके नज़रों में हिस्ट्री का अर्थ होता था बुनाना या अनुमान। इसके साथ ही साथ यह इतिहास को सर्वप्रथम हिस्ट्री कहने वाला व्यक्ति का जो नाम था, उनका नाम था हेरोडोटस। क्या नाम था, यहाँ आप देख रहे हैं, हेरोडोटस नाम था। और इन्होंने अपनी ही पुस्तक यानी कि बुक हिस्टोरिका में, क्या, हिस्टोरिका में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हिस्टोरिका में इस बात का मेंशन किया है, ठीक है, इस बात का मेंशन किया है, कौन से बात का, कि हिस्ट्री को सर्वप्रथम इतिहास को सर्वप्रथम हिस्ट्री कहने वाला व्यक्ति हेरोडोटस था, ठीक है। इनका खुद का बुक है, ठीक है। इसके साथ साथ हेरोडोटस को ही हम लोग इतिहास का पिता कहते हैं। हेरोडोटस को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास का पिता कहते हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे बढ़ने के साथ, आगे बढ़ने के क्रम में एक बातें मैं और आपको ज्ञात करा दूं। देखिए, लिपि के आधार पे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पे स्टूडेंट्स, लिपि के आधार पे बांटा गया है। किस पे, लिपि के, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर कौन कौन सा है, वह मुझे बता दीजिए। देखिए, एक पॉइंट्स पहले आप यहाँ स्टार पॉइंट देकर के नोट करेंगे अपने कॉपी में कि लिपि के आधार पे, ठीक है, लिपि के आधार पे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, इतिहास को लिख दूं क्या, चलिए लिख देता हूँ। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। थोड़ा सा मेरे बात पर भी ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़रा गौर कीजिएगा। इसको 3 भाग में बांटा गया है। सर्वप्रथम जो पहला है, जिसको बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल। क्या है, प्रागैतिहासिक काल है। क्या है, देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, प्रागैतिहासिक, हाँ, और यहाँ पे हो जाएगा सिक, प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम लोग हिस्ट्री के प्रथम काल में विभाजित किए हैं। दूसरा हमारा जो देखने को आपको मिलेगा यहाँ पे, दूसरा जो काल देखने को मिलेगा हिस्ट्री में आपको, यह लिपि के आधार पे बांटा गया है, आद्य ऐतिहासिक काल। क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, हासिक
आध ऐतिहासिक। और तीसरा आपको बाबू देखने को मिलेगा, तीसरा नंबर पे आपको देखने को जो मिलेगा वह आपको मिलेगा इतिहास, जो कि अभी जिसके काल में लेखन हुआ है, ठीक है, इतिहास देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब और इसका अर्थ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। क्या इसका मतलब और इसका अर्थ मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है और इतिहास का मतलब क्या होता है। इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा और याद करने का कोशिश कीजिएगा। हर एक चीज़ को रटना ही नहीं चाहिए, बल्कि उसे अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करना चाहिए। रटा हुआ चीज़ें आपको याद नहीं रहेगी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित विवरण ना हो। क्या है? जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित विवरण ना हो उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस बात को गौर से सुनिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। बस उसी को थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग, देखिए हम आपको बताते हैं। जिस काल में लेखन हुआ किंतु अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। सबसे पहले आपने देखा प्राग ऐतिहासिक, उसके बाद आपने देखा आद्य ऐतिहासिक। अब थोड़ा सा मैं इतिहास के बारे में भी बता दूं तो मैं तीनों को एक बार अच्छी तरीके से समझा दूंगा और आप, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप समझ भी जाएंगे। देखिए, इतिहास का मतलब ही होता है कि जिस काल में लेखन हुआ, पढ़ा भी जा सका। अब देखिए इसको, अब तीनों को मैं अच्छे ढंग से समझाने जा रहा हूँ, इस पे अब ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्राग ऐतिहासिक मतलब होता है कि जिस काल में क्या है, मनुष्य के घटनाओं के बारे में कोई लिखित विवरण नहीं मिला। प्राग ऐतिहासिक है, कुछ भी लिखित विवरण मिला ही नहीं उनके बारे में। और जैसे ही अपना दूसरा काल आया आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक मतलब आधा इतिहास जो है, यानी कि इसमें तो लिखा हुआ मिला, इसमें लिखा हुआ कुछ वर्णन किया हुआ मिला, बट उसको पढ़ना अभी तक संभव नहीं हुआ है। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जो इसे पढ़ सकता है? जो पढ़ सकता है तो ज़रा मुझे कमेंट करके बताना, तो ठीक है, बताना। लेकिन अभी तक नहीं पढ़ा गया है इसको। और जैसे ही हमारा इतिहास काल आया, इसमें जो भी घटनाएं घटी उसको लिखा भी गया, उसका वर्णन भी मिला और उसे पढ़ा भी मतलब पढ़ भी लिया गया और पढ़ा भी जा सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं इतिहास। और पहला जो है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक और तीसरा है इतिहास। यह तीनों को आप समझ गए होंगे ध्यानपूर्वक। चलिए, अगर इस बात को आप समझ गए हैं तो चलिए हम सभी को अब ध्यानपूर्वक एक छोटे से कॉन्सेप्ट को आपको और समझ जाना चाहिए। बहुत ऐसे विद्यार्थियों को घटनाओं और तिथियों की व्यवस्था का क्रम समझ में नहीं आता है। देखिए हम आपको समझाते हैं। इसमें आपको कहीं कहीं पे BC लिखा हुआ मिलेगा और कहीं कहीं पे BCE लिखा हुआ मिलेगा, BCE लिखा हुआ मिलता है। तो इसका हिंदी आप नहीं समझ पाते हैं, ज़्यादातर करके यही इंग्लिश मीनिंग आपको देखने को मिलता है, तो आप इसको नहीं समझ पाते हैं। तो BC का मतलब होता है ईसा पूर्व। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, नहीं, एक मिनट, चलिए। इसका मतलब होता है ईसा पूर्व। क्या होता है? ईसा पूर्व होता है। और आप उसके बाद देखेंगे BCE का मतलब होता है ईसा पूर्व। यह दोनों का मतलब ही होता है ईसा पूर्व ही होता है, ठीक है। क्या होता है? ईसा पूर्व ही होता है, यह दोनों का मतलब। अब देखिए एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना अति आवश्यक है स्टूडेंट्स, तो जिसको आप समझना ही होगा। अब आपको देखिए BC का मतलब और BCE का मतलब आप समझ गए। अब ईसा पूर्व के बारे में आप समझ गए तो आपको ईस्वी के बारे में भी समझना होगा। देखिए अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यह आता है, स्टूडेंट को AD और EC के बारे में समझ नहीं विकसित है या समझ नहीं पाते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए AD और EC का मतलब हम आपको समझाते हैं। देख लीजिए यहाँ पे AD का मतलब होता है ईस्वी, और आपको यहाँ
CE का मतलब भी होता है ईस्वी। अब देखिए यहाँ पे बात आ रहा है, क्या बात आ रहा है, देखिए अब यह दोनों को हमने एक साथ कर दिया और दोनों को एक साथ करने पे हम इसको जूम कर दिए। अब देखिए यहाँ से आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्या समझ गए हैं? अगर आपको कहीं पे भी लिखा हुआ मिले, अगर कहीं पे भी आपको लिखा हुआ मिले AD, क्या मिले, AD मिले और इसी मिले, तो इसका मतलब आप साफ साफ समझ जाएंगे कि इसको ईस्वी कहते हैं। इन दोनों का हिंदी अर्थ, हिंदी मीनिंग जो होता है ईस्वी होता है। और BC और BCE मिले तो इसका अर्थ ही होता है ईसा पूर्व होता है। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि इस तरीके के चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे और समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इतिहास के बारे में, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इतिहास के बारे में, इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, देख लीजिए, भारतीय इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। इतिहास देख लीजिए, यहाँ से हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है कि यह भारतीय इतिहास को कितने भागों में विभाजन किया गया है? आपने यहाँ देखा है कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, लेकिन स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त, इसको बांटा गया है लेकिन यह लिपि के आधार पे बांटा गया है, लिपि के आधार पे बांटा गया है। और यहाँ पे किस आधार पे बांटा गया है, यहाँ पे लिपि के आधार पे बांटा गया। लेकिन यहाँ पे हमारे भारतीय इतिहास को जो बांटा गया है, किस आधार पे बांटा गया है, इसका कमेंट आप करेंगे, इसका आंसर का कमेंट, ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो देखिए ध्यानपूर्वक यहाँ से कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है हमारा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग इसको, यह अभी आपका कॉन्सेप्ट बन रहा है, बेसिक बन रहा है, ठीक है। तो देखिएगा इसको ध्यानपूर्वक। जो पहला है हमारा, जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, पहला जो मिलेगा आपको, प्राचीन इतिहास यानी कि एशियंट हिस्ट्री। क्या मिलेगा? प्राचीन इतिहास यानी कि एशियंट हिस्ट्री मिलेगा। आप पूरा फुल फॉर्म लिख लेना, मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपको यहाँ को देखने को मिलेगा मध्यकालीन इतिहास यानी कि मध्यकालीन मेडिवल हिस्ट्री। क्या मिलेगा? मेडिवल हिस्ट्री। और तीसरा देखने को आपको मिलेगा आधुनिक। क्या देखने को मिलेगा? आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। तो अभी हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं अपने क्लासेस के माध्यम से। अपने क्लासेस के माध्यम से हम लोग अभी आरंभ प्राचीन इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग अपने प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए जितना इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है कि प्राचीन इतिहास है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपके लिए प्राचीन इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पॉर्टेंट है। तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आप उन 20 प्रश्नों में से 18 प्रश्नों का सही आंसर देना चाहते हैं, सही प्रश्न का 18 अंक आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मेरे अकॉर्डिंग दिए हुए सिलेबस को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है। और अगर हमारे क्लासेस को फॉलो करते हैं तो इतना याद ज़रूर रखिएगा, आपको अच्छे अंक प्राप्त ज़रूर होंगे अगर ईमानदारी पूर्वक पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लासेस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इससे थोड़ी सी पहले एक और बातें आपको बतानी मुझे आवश्यक लगी। क्या इससे पहले एक और बातें मुझे बतानी आपको आवश्यक लगी जो कि आपको जानना चाहिए। सबसे पहले देखिए, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के विकास की कालों को लेकर इतिहासकार में बहुत ज़्यादा मतभेद है। क्या मतभेद है? हड़प्पा जो सभ्यता है, क्या है यह जो हड़प्पा सभ्यता, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में, क्या सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में आपको मालूम है कि दो फेमस जो शहर हैं जिसका नाम है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो।
इसमें और भी सारे शहर हैं जिसके बारे में हम लोग एक एक करके अपनी क्लासेस के माध्यम से पढ़ेंगे और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए हम आपको तैयार करेंगे। तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसी जो यह खंडहर आपको दिख रहा है, यह हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में हम लोग आज आरंभ करने जा रहे हैं अपनी क्लासेस को, और हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है यही होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मालूम है, क्या मालूम है, चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज जो हुआ था, कब हुआ था? 1921 में हुआ है। कब हुआ? 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया गया था। देखिए, इसको नोट कीजिएगा। 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को आधे ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो चलिए थोड़ा और पीछे से आते हैं, क्योंकि यह इतिहास है स्टूडेंट्स। यह क्या है विद्यार्थी? यह इतिहास है, और इसको जितना ही आप अच्छे ढंग से पढ़ोगे, इसके अंदर तक जाकर पढ़ोगे, उतना ही आपको आनंद महसूस कराएगा। यह क्या? यह उतना ही ज़्यादा आपको आनंद महसूस कराएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसके थोड़े से और पीछे आते हैं। आपने यहाँ पे देखा है कि 1921 में राय बहादुर मतलब दयाराम साहनी के द्वारा उनके नेतृत्व में सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। तो थोड़ा सा और पीछे आते हैं इसके, और इसके बारे में और जानते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय देखिए आप। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय, इंट्रोडक्शन हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन चार सभ्यताओं में से एक है। यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है, आपको मैं लिख दूं यहाँ पे, सिंधु सभ्यता क्या है? हाँ, सभ्यता है। यह जो है आपका स्टूडेंट्स, यह जो सभ्यता आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और आप आज इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसके बारे में आप जानकारी लेने जा रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा अच्छा से नॉलेज लेंगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा इसको पढ़ने में। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लगाओगे ना, अपना ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें दोगे, तो आपको याद रखना वहाँ से आउटपुट जरूर, मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में मिलेगा। ज़रूरी है, यह निश्चित है। मेरे बातों को ध्यानपूर्वक समझना। ठीक है, यह जो सिंधु सभ्यता है, यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यह वर्ल्ड यानी कि विश्व में, पूरे विश्व की सबसे प्राचीन 4 सभ्यताओं में से एक है। कितने में से? प्राचीन 4 सभ्यताओं में। प्राचीन 4 सभ्यताओं, 4 सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, में से एक है। यहाँ से आपके लिए इम्पॉर्टेंट, ये सारी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि प्राचीन 4 सभ्यताओं में से कौन से एक सभ्यता इसमें निम्नलिखित में है, इसको चुनाव करें, तो आपको बताना होगा वहाँ पे। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, बल्कि रटना छोड़िए आप। ठीक है, यहाँ तो ये समझ गए। देखिए, सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पे आपने देखा, यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके बारे में सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम जो इसके बारे में सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने अपनी पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नी में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 1826 में कुछ जानकारी दी थी इन्होंने। कब? 1826 में स्टूडेंट्स, 1826 में। यह पॉइंट आप नोट कर लेना। क्या करना? यह पॉइंट नोट कर लेना कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम कौन से वो व्यक्ति है? चार्ल्स मैसन ने। एक बार मैं फिर से यहाँ लिखने जा रहा हूँ, देखना जा।
क्या लिखने जा रहा हूँ, चार्ल्स मैसन ने अपनी बुक लिख रहा हूँ मैं, पुस्तक आप लिख लेना हिंदी वाले, हम दोनों लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, इंग्लिश, ठीक है। देखो, चार्ल्स मैसन ने अपनी बुक यानी कि पुस्तक, ठीक है, नरेटी, ठीक है, नरेटिन, ठीक है, नरेटिन ऑफ, ठीक है, ऑफ क्या है, नरेटिन ऑफ जर्नी में कुछ बातें बताई थी, कुछ क्या है, कुछ एक मिनट, हाँ, कुछ जानकारी दी, ठीक है, जानकारी दी। कौन दिया, जो आपको भी मालूम है स्टूडेंट्स कि यह जो थे चार्ल्स मैसन जो थे, इन्होंने सर्वप्रथम 1826 में, सर्वप्रथम, ध्यानपूर्वक सुनना, आपके एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ पूछ लिया जाएगा कि सर्वप्रथम जानकारी देने वाला जो व्यक्ति था वह कौन था, तो चार्ल्स मैसन थे वह, जिन्होंने 1826 में ही, और आपको यहाँ पे देखने को मिला है कि 1921 में इसका संपूर्ण खोज किया गया है, लेकिन कुछ जानकारी दिए इन्होंने, जिनका नाम था चार्ल्स मैसन, और इन्होंने अपनी बुक नैरेटिव ऑफ जर्नी में कुछ जानकारी दी थी। याद रखना, आपको यह पूछ लिया जाएगा कि सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में किस पुस्तक में जानकारी दी गई है, निम्नलिखित में से चुने। वहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे बुकों का नाम दिए जाएंगे, मैक्सिमम 4 ही ऑप्शन बनते हैं, तो उन्हीं चारों में से आपको सही प्रश्नों के आंसर का चुनाव करना होगा। अगर नहीं करते हैं, गलत करते हैं, तो आपको 0 अंक वहाँ पे प्राप्त होगा। अगर सही ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो आप 1 अंक प्राप्त करेंगे और आप कम से कम 20 बच्चों से आगे निकलेंगे, ऊपर ही रहेंगे। इतना महत्व है इस 1 नंबर का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ गए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा या आ रहा है। तो एक बातें मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर समझ में आ रहा है तो 1 लाइक तो बनता है, तो अभी ही फटाक से 1 लाइक कर दो। और देखो, अगर इसका लाभ अपने मित्र को देना चाहते हो, अपने जो भी सगे संबंधी है उनको देना चाहते हो, तो उन्हें इस लेक्चर को ज़रूर शेयर कर देना, और आपका जो भी बातें हैं मुझे कमेंट में ज़रूर करना। फिर से चलो हम चलते हैं टॉपिक पे। अभी देख लो 27-28 मिनट की ये लेक्चर हो गया, अभी तक मैंने कभी नहीं कहा था कि लाइक कर। तो मैं अपने पूरे लेक्चर के दौरान 1 से 2 बार बोल देता हूँ बस, कभी कभी तो बोलता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि स्टूडेंट्स को जब तक सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, हम उनको संतुष्ट नहीं करेंगे अपने कंटेंट से, अपने अच्छी मटेरियल से, तब तक स्टूडेंट्स लाइक करने वाले नहीं हैं, क्योंकि सभी बच्चे अब जानकार हो गए हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, लेकिन जानकारी उन्होंने दिया कि कौन, चार्ल्स मैसन ने अपनी पत्रिका थी, बुक नहीं था स्टूडेंट्स, सॉरी, पत्रिका थी, यह बुक नहीं था, यह क्या था, एक पत्रिका था। चलो मैं यहाँ से याद आ गया, पत्रिका, ठीक है, यह एक पत्रिका था जिसका नाम था, हाँ, नरेटिव ऑफ जर्नी में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी दी। देखो, लेकिन इन्होंने सभ्यता के बारे में पूरी तरह नहीं बताया। क्या इन्होंने उस पत्रिका में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरी तरह से नहीं बताया, बल्कि उनको ऐसा लगा कि यहाँ कोई सभ्यता हो सकती थी, ठीक है, उनको यही प्रतीत हुआ। उन्होंने इस पे ज़्यादा खोजने की, ज़्यादा शोध करने की कोशिश ना किया, उन्होंने अपने पत्रिका में यही बात को मेंशन कर दिया और उन्होंने करके इसको साइड में रख दिया। बस जब ऐसा ही आगे की समय बीतता गया, और आगे बीतते समय के अनुसार 1856 में फिर से एक बार, 1856 में फिर से एक बार देखिएगा आप, कराची में, क्या, कराची, आप इस नाम को सुने होंगे, कराची से लेकर लाहौर तक, ठीक है, लाहौर, ठीक है, लाहौर, सॉरी लिखा गया यहाँ पे, मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, लाहौर तक, ठीक है,
रेल लाइन का काम चल रहा था। किसका? लाहौर तक इनके बीच, मतलब रेल लाइन का, ठीक है, रेल उसके बाद लाइन, यानी कि जो रेलगाड़ी चलती है उसके लाइन बनाने का काम चल रहा था। रेल लाइन बनाने का काम चल रहा था, बनाने का काम चल रहा था, काम चल रहा था, ठीक है, काम चल रहा था। अब देखिए इस दौरान क्या हो रहा है इस सभ्यता को, ठीक है, देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग यह सारी बातें हैं। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ोगे ना एक नए अंदाज में, नए तरीके से, एक स्टोरी के तरीक़ों से पढ़ोगे, अगर आप समझ रहे हो कि मैं इसको कंटेंट की भांति पढ़े जा रहा हूँ, इससे मतलब तो आपको बोरिंग फील होगा, लेकिन जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से पढ़ो। देखो 1856 के बाद देखना आप, कराची से लेकर लाहौर तक रेल लाइन बनाने का काम चल रहा था। यहाँ तक सुन लिया आपने। तो देखिए इसके दो भाई थे, इस दो बर्टन बंधु थे, जिनमें से मतलब दो भाई थे, इसमें काम कर रहे थे। इस रेल लाइन की जो काम चल रही थी इसमें दो भाई काम कर रहे थे, जिनका एक का नाम था जेम्स बर्टन। क्या था? जेम्स बर्टन नाम था। क्या नाम था? लिख दूँ क्या? चलो लिख देता हूँ, जेम्स बर्टन नाम था, छोटा ही कर देता हूँ। चलो, एक भाई का नाम था, आप नोट कर लेना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, जेम्स बर्टन, ठीक है, जेम्स क्या था? बर्टन नाम था। और दूसरा का जो नाम था, दूसरे भाई का नाम जो था विलियम बर्टन था, ठीक है, विलियम बर्टन, ठीक है, विलियम बर्टन, ठीक है, विलियम बर्टन इनका नाम था। इन्होंने खुदाई में ईंट प्राप्त किया। क्या? इन दोनों भाइयों ने ईंट प्राप्त किया। कहाँ? खुदाई में। देखो कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है। खुदाई में ईंट प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? ईंट। यह ईंट का आकार है, ठीक है, क्या है, इसमें थोड़ा सा और कलाकारी किया जा सकता है, लेकिन उतना ज़रूर नहीं है। यह ईंट इनको प्राप्त हुआ कब? जब 1856 में कराची से लेकर के लाहौर तक रेल लाइन बनने का काम चल रहा था। इसी रेल लाइन के काम में यह दो बर्टन बंधु भाई थे, जिनमें से एक का नाम जेम्स बर्टन था, दूसरे का नाम विलियम बर्टन था। इन्होंने खुदाई किया उस रेल लाइन को बनाने के लिए, तो इनको वहाँ से एक ईंट की प्राप्ति होती है। कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता में, जब यह कराची से लेकर लाहौर के बीच काम कर रहे थे, इनको ईंट प्राप्त हुआ। लेकिन इन्होंने इसके बारे में ज़्यादा शोध नहीं किया, बल्कि उन ईंटों को अपने कार्य में यूज़ कर लिया, कार्य में प्रयोग कर लिया। यहाँ तक तो समझ गए स्टूडेंट्स? चलिए, अगर समझ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बातें हैं, अगर नहीं समझ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप समझ सकें। क्या? कोशिश कीजिए कि आप समझ सकें। अगर यहाँ तक समझ गए हैं तो चलिए फिर से हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्रम में आपको देखने को मिलेगा कि 1853 से लेकर और 1856, ठीक है, में अलेक्जेंडर नाम का एक व्यक्ति था, अलेक्जेंडर कैनियर। क्या नाम लिख दूँ? चलो लिख ही देता हूँ, अलेक्जेंडर कैनियर, यह एक व्यक्ति थे। इनका जो एक बात बता दूं, यह अलेक्जेंडर कैनियर थे। इन्होंने हड़प्पा क्षेत्र में जाकर इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन यह ज़्यादा जानकारी नहीं जुटा पाए और यह यहीं तक रह गए, ठीक है, यह यहीं तक रह गए। और इसी के क्रम में अगर आप देखोगे तो आपके लिए मेजर पॉइंट आता है एक, जो वह टाइम पीरियड था 1921, जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। यह टाइम पीरियड जो है अति महत्वपूर्ण है। तो यह जो था, इस टाइम 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख, किनके? देख लो, भारतीय पुरातत्व, ठीक है, देखो लिखना पड़ रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, आप नहीं लिखोगे। पुरातत्व विभाग, ठीक है, विभाग के प्रमुख जो थे सर जॉन थे।
कौन थे? सर जॉन थे। देखो मैं यहाँ पे लाइनिंग कर दे रहा हूँ, यहाँ पे यह सर जॉन थे। इन्होंने इनके सर जॉन मार्शल, इनका फुल नाम था मार्शल, ने खुदाई का कार्य प्रारंभ करवाया। खुदाई कराने वाले में से दो भारतीय नेतृत्वकर्ता थे। कौन? दो भारतीय नेतृत्वकर्ता थे, जिनमें से एक था जिनका नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, राय बहादुर दयाराम सहनी, और एक थे हमारे राखल दास बनर्जी। दयाराम सहनी के नेतृत्व में यहाँ आप देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई। और अगर इसी के संदर्भ में आप देखें तो राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। किनके नेतृत्व में? मोहनजोदड़ो की खोज हुई। किनके नेतृत्व में? राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को आपने समझा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से हमने आपको समझाने का पूरी कोशिश की। पूरी एक भी कसर ऐसा नहीं छोड़ा कि हमारे विद्यार्थियों को समझ में ना आए। तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में आप देखेंगे तो मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ। हाँ, सर जॉन मार्शल जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे, इन्होंने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता का नाम एवं उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। ठीक है, 1924 में इसका विधिवत घोषणा किया गया। ठीक है, लेकिन खोज कर लिया गया 1921 में, लेकिन इसका पूरा विधिवत घोषणा जो किया गया 1924 में किया गया। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे और इसे आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने से पहले एक छोटा सा आपको बताना चाहूँगा, जो कि मैं आपको पीछे लेकर चलता हूँ। देखिए यहाँ पे आते हैं अपने, हाँ आप इसको सुन रहे होंगे, रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। तो देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे और आपको चलना होगा, जो कि इस पेज पे मैं लेकर आया। ठीक है, देखिए अपना जो इतिहासकार हैं अपने, वह हड़प्पा सभ्यता के उद्भव यानी कि विकास को लेकर इनके कालखंड में बहुत ही ज़्यादा मतभेद हुआ। अनेकों इतिहासकारें और अनेकों कालखंड उन्होंने बताया, लेकिन सटीक कालखंड कौन हो रहा है, सटीक जो काल जो है कौन है, वह आज आपको मालूम होगा और आज मैं आपको बताऊंगा भी। देखिए हड़प्पा सभ्यता के कालखंड को लेकर बहुत सारे इतिहासकार हैं, उनमें मतभेद हुआ। सबसे पहले जो आपको मालूम है जॉन मार्शल हैं, सर जॉन मार्शल, जिनके नेतृत्व में यह खोजा गया। इन्होंने कहा, चलिए लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले, ठीक है, आप नोट करना, ऊपर स्टार पॉइंट लिख देना, लिखना हड़प्पा सभ्यता के उद्भव विकास के काल को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। और नीचे लिखना सर जॉन मार्शल या जॉन मार्शल लिख लेना। ठीक है, जॉन मार्शल लिख लेना। ठीक है, जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में नोट बनाओ, ताकि रिवीजन करने में आपको सहायता मिल सके। क्योंकि रिवीजन करते टाइम यानी कि आपके एग्जामिनेशन टाइम में आपका सबसे बड़ा मित्र आपका खुद का नोट्स ही होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो थे जॉन मार्शल थे। क्या जॉन नहीं लिखा पा रहे अच्छा से? ठीक है, कोई बात नहीं, इनका भी उपाय है मेरे पास। चलिए आ जाइए। सबसे पहला जो था हमारा, देख लीजिए अब, जॉन क्या था, सॉरी एक मिनट, हाँ जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल, इन्होंने जो टाइम बताया, इन्होंने जो काल बताया, यह बताएं 3250, क्या 3250 से लेकर के आपको 2750 ईस्वी तक,
कब? 2750 ईस्वी तक। चलो इनका भी बात मान लिया गया। इतिहासकारों ने कहा कि जिनको जो समझ में आ रहे हो अपनी राय को रखें, जो सबसे सटीक होगा उसी को मान्यता दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे जो आए, आपको बता दूं कि अनेकों आए, लेकिन उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देना है। अब चलते हैं अपने मुख्य पॉइंट पे। इनका टाइम पीरियड आपने जान लिया, अति महत्वपूर्ण है। अब मैं बता देता हूँ। उसके बाद आए मार्टिमर विलियर आए। वालियर जो उन्होंने आया, उन्होंने टाइम पीरियड जो दिया 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व इन्होंने दिया था। नेक्स्ट देखोगे तो नेक्स्ट आए डीपी अग्रवाल। इन्होंने भी 2500 से लेकर के और इन्होंने 1750 कर दिया, 17,500 किया, सॉरी 1750 किया, ठीक है। और इनके बाद और सारे इतिहासकार हैं, लेकिन उतना जानने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आपको जानने की यही आवश्यकता है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। आप पढ़ रहा है, सॉरी आपने अभी पढ़ रखा होगा इस बात को, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ। रेडियो कार्बन C40 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की समय सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार है। किसका विस्तार? सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार है। अब देखो स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में चल रहा होगा कि सर रेडियो कार्बन C14 क्या है? तो यह एक प्रकार तिथि को मापने की पद्धति है, मेजरमेंट है और कुछ नहीं है, मेथड है। ओके, तो इसको लेकर ज़्यादा अपने मन में कन्फ्यूज़न को ना पालें तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो आपके लिए क्या होगा? बेहतर होगा, बेहतरीन होगा। तो इतने सारे पॉइंट्स को इतने सारे कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने समझा। तो अगर आपने समझा तो थोड़ा सा और विश्लेषण मैं कर दूं, ठीक है, थोड़ा सा और चीज़ें मैं आपको बता दूं। तो सुनो, देखो सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। क्या जो यह सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता, इसको सिंधु और सिंधु दोनों कहा जाता था। यह एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी। आपसे पूछ लिया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, निम्नलिखित में से चुनाव करें। यह प्रश्न बनना निश्चित है, संभावित है, ठीक, यह बनेगा ही बनेगा। इस तरीके के प्रश्न आपकी एग्जामिनेशन हॉल में, आपके एग्जाम में, आपके इंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। उसके आगे आप चलोगे तो देखोगे सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। हमारे सिंधु सभ्यता में अनेकों प्रकार के स्थल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वह 6 ही बड़े नगर हैं, जिनका नाम सर्वप्रथम देखने को मिलेगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा। यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन किया हुआ है, आप पढ़ लेना जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, या नोट कर लेना। सारी बातें मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, इसमें कुछ कन्फ्यूज़न की बातें आपको देखने को नहीं मिलेगी। आगे चलोगे तो देखोगे कि लोथल एवं सुतकोतडा सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह है। यही 2 बंदरगाह हैं। आपसे ऑप्शन में दिए जाएंगे और सारे स्थलों का नाम, और आपके क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है, चुनाव करें या चुनें। तो आपको याद होगा कि लोथल और सुतकोतडा ही हमारा 2 बंदरगाह है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पाया जाता है। तो आप आसानी से वहाँ बच्चे 1 नंबर प्राप्त कर लेंगे मेरे दोस्त। कितने नंबर? 1 अंक आराम से वहाँ से प्राप्त कर लेंगे। अगर नहीं जानते हैं तो वहीं होगा कि कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मेहनत का यानी कि परिश्रम का ही फल किसी को दिया जाता है। बिना परिश्रम का फल कभी नहीं मिलता है, ठीक है। देखिए आगे देखेंगे तो देखेंगे सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई।
यह भी इम्पोर्टेंट लाइन। मैं आपको बता दूं, यह जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैली सिविलाइजेशन जो है, यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता, यह जो चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं, बड़े बड़े एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इसके हर एक कॉन्सेप्ट को आपको जानना होगा। और आपको मालूम है कि CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम में बच्चों का भीड़ कितना होता है और सीटों की संख्या कितनी है। चलिए, अब अपने क्लासेस को बस जस्ट ही अब ख़त्म करने वाले हैं। कुछ और टॉपिक है जिसको कवर कर लें। देखिए, घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। यानी कि उस समय जो था, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह अपने घर की खिड़की और दरवाजे मुख्य सड़क की ओर, यानी कि अभी आप देखते होंगे स्टूडेंट्स कि जब किसी किसी का घर जो बनता होगा अन्य लोगों को, या आपका भी बनता होगा, तो आपको सुनने को मिलता होगा कि यह जो मतलब यह जो दिशा है, यह जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में इस साइड अगर अपने घर के दरवाजे को रखेंगे तो अच्छा लगेगा। रोड के साइड अगर रहेगा अपना दरवाज़ा तो देखने को अच्छा लगेगा, ठीक। और उस टाइम के लोगों का मन में यह नहीं था, उनका मन में यह चल रहा था कि हम लोग अपने मुख्य सड़क की ओर, यानी कि मुख्य, आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मुख्य जो क्या है नगर, यानी कि शहर जो है उसके तरफ मुख्य रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ पे और सारी चीज़ें, आप मेरे बातों को समझ रहे होंगे। मैं भले ही आपको अच्छे से एक्सप्लेन इस बात को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ रहे होंगे मेरे भावनाओं को। चलिए, अच्छी बातें हैं। तो उस टाइम के लोगों का यह मन नहीं था कि अपने सड़क, अपने दरवाजे, अपने खिड़कियों को मुख्य सड़क की ओर खोले, बल्कि वह पीछे की तरफ ही खोलते थे। लेकिन उसमें से भी एकमात्र ऐसा शहर था जिसका नाम था लोथल। क्या था? लोथल था, जिनका नाम था लोथल। यह एक था जो मुख्य सड़क की ओर दरवाजे के साथ साथ अपनी खिड़कियां को भी खोल रखा था। यह इंग्लिश मीडियम में मेंशन किया गया है। सभी कंटेंट को आप देखते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, और यह अपना अंतिम स्लाइड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह यहीं पे कंप्लीट होता है। लगभग कम से कम एक और लेक्चर आपको सिंधु घाटी सभ्यता का देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। कोटदा, कालीबंगा एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े की अस्थि पंजर मिलते हैं, ठीक है। यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, देखें एक बार जरूर अपने नज़रों से देख लें इसे। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। यह इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जो मेसोपोटामिया के लोग थे वहाँ का जो अभिलेख था उसमें वर्णन किया गया था मेलुहा शब्द, एक प्रकार का यह शब्द है मेलुहा। और इस मेलुहा शब्द का अभिप्राय जो है, इससे जो अभिप्राय निकलता है वह सिंधु सभ्यता से ही निकल रहा है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यह आज का हमारा अंतिम स्लाइड था और इसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा भर के अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारियों को एकत्र किया, इसके जानकारियों को हमने देखा। तो यह क्लासेस आपको कैसी लगी? क्या सच में आपको यह क्लासेस इंटरेस्टेड लगा? क्या आप इससे सच में सेटिस्फाइड हैं? तो प्लीज़ एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और इसके साथ साथ अपने विचार को मेरे मतलब इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रकट करने का ज़रूर कोशिश करेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, फिर से मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। क्या नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि इसी का जो पार्ट 2 आने वाला है। क्या पार्ट 2 आने वाला है, क्योंकि यह अभी एक पार्ट में कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आज के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इतना ही, मेरे प्यारे दोस्त इतना ही। तो मेरे भाइयों, ध्यान लगाकर, मन लगाकर ऐसे ही मुस्कुराते रहो और ऐसे ही मन लगाकर, ध्यान लगाकर पढ़ते रहो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।